नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज यूक्रेन में क्या थमने वाली है जंग। हिंदुस्तान में जब 16 अगस्त की रात के 2 बज रहे होंगे तो दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के प्रमुख आमने सामने बैठे होंगे और इस बैठक में फैसला होगा यूक्रेन की किस्मत का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक में तय होगा कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होगी, जंग में कौन झुकेगा और क्या यूक्रेन का नक्शा बदलने वाला है। इस बैठक पर हिंदुस्तान की नजरें भी है। ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक के हर पहलू पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को हर हाल में चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे के वित्त मंत्री को लगाया टैरिफ के लिए फोन, करने लगे नोबेल की मांग। ईरान और इजराइल जंग के दौरान क्या था अयातुल्ला अली खामनेई का प्लान, बंकर में नहीं थे खामनेई, कैसे दिया इजराइल को चकमा। बांग्लादेश चुनाव में बढ़ा अमेरिका का दखल, अपनी समर्थक सरकार चाहता है अमेरिका, अमेरिकी अधिकारी दे रहे हैं निर्देश। और चलते चलते में देखेंगे दूसरी दुनिया की तरफ सफर करने की तैयारी में इंसान, 2400 लोगों के साथ शुरू होगा 400 साल का सफर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में भारी बारिश से 24 लोगों की गई जान, कई जिलों में अचानक आई बाढ़, भूस्खलन की भी मार। ईरान ने 21,000 लोगों को जेल में डाला, अमेरिका इजराइल के लिए जासूसी का आरोप, इजरायली हमलों के बाद देश भर में पुलिस के छापे। ट्रंप ने फिर दोहराया भारत पाकिस्तान तनाव को खत्म करने का दावा, दोनों देशों के बीच गंभीर हो सकती थी लड़ाई। रूस ने व्हाट्सएप पर लगाई पाबंदी, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले लिया फैसला, सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम। दुनिया भर की नजरें इस समय अमेरिका के अलास्का पर टिकी हुई हैं। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होनी है। करीब 4 साल से यूक्रेन और रूस की जंग के बीच ये पहली बार है कि पुतिन सीजफायर के मुद्दे पर किसी देश से सीधे बात कर रहे हों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर यह बैठक हो रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 16 अगस्त को रात 2 बजे ये बैठक होगी। बैठक से पहले पुतिन बेहद शांत दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रंप खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस को धमका रहे हैं कि अगर बातचीत कामयाब नहीं रही तो वो रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाएंगे। इस बीच प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में सामने आया है कि आधे से ज्यादा अमेरिकियों को ही ट्रंप के युद्ध संबंधी फैसले लेने की क्षमता पर भरोसा नहीं है, जबकि यूरोपीय नेताओं को आशंका है कि अकेले कमरे में पुतिन ट्रंप पर हावी हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के लिए सुरक्षा इंतजाम भी खास हैं। बातचीत अलास्का के सबसे बड़ा सैन्य अड्डा जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ में होगी, जिसे किले में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा बलों के बीच बॉडी फॉर बॉडी तैनात होगी। इस ऐतिहासिक मुलाकात के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार एक ही जगह पर अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए आमने सामने काम करेंगी, लेकिन हर व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित होगी। जितने अमेरिकी एजेंट किसी दरवाजे पर तैनात होंगे, उतने ही रूसी एजेंट दूसरी तरफ खड़े रहेंगे। गाड़ियों, हथियारों, अनुवादकों और यहाँ तक कि नेताओं के प्रतीक्षा कक्षों तक में ये समान संख्या लागू होगी। रूसी सीक्रेट एजेंसी के जवान अलास्का पहले ही पहुंच चुके हैं और पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। साफ है, इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान भी इस मुलाकात के फैसले पर नजरें बनाए हुए है और उसका कारण भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल ही में हिंदुस्तान पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान रूस से व्यापार बंद कर दे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पुतिन अगर वार्ता को तैयार हुए हैं तो इसके पीछे हिंदुस्तान पर लगाए गए टैरिफ का सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका के वित्त मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर पुतिन ने समझौता नहीं किया तो हिंदुस्तान पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। इस बीच चीन भी इस मुलाकात पर पैनी नजरें बनाए हुए है। चीन ने पुतिन को संदेश भी भेजा है कि बातचीत में नरम रुख दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात पर अगर कोई समझौता होता है तो उसमें पुतिन का ही दबदबा रहने वाला है। अब बात नोबेल को लेकर ट्रंप के जुनून की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर दुनिया से नोबेल पुरस्कार की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में कई जंग रुकवाई हैं, उनके चलते ही दुनिया में शांति है। वो बात अलग है कि ट्रंप नेटो से सैन्य बजट दोगुने से ज्यादा करने को कह रहे हैं, फिर भी खुद को शांति का मसीह बोल रहे हैं। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। आज अमेरिका दुनिया में टैरिफ किंग बन चुका है और अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप को नोबेल उनके शांति प्रयासों के चलते भले ही ना मिले, लेकिन ट्रंप की धमकियों के चलते जरूर मिल सकता है। खबर आ रही है कि उन्होंने टैरिफ पर चर्चा के बीच नॉर्वे सरकार से कह दिया है कि वो नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। नॉर्वे के अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के ऐसे ही सड़क पर घूमने के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि नोबेल पुरस्कार चाहते हैं
और टैरिफ पर चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने बातचीत को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं दी है। स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि अमेरिका सरकार के कई बड़े मंत्री भी इस कॉल पर थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने स्टोल्टनबर्ग से बातचीत में पुरस्कार की बात उठाई है। इससे पहले नॉर्वे पर 31 जुलाई को 15% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। उस समय भी ट्रंप ने नोबेल की बात कही थी। नॉर्वे के साथ अभी भी अमेरिका की टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि नॉर्वे पर कितना टैरिफ लगेगा ये अक्टूबर में नोबेल प्राइज के लिए किसके नाम का ऐलान होना है उस पर तय हो सकता है। अगर ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलता है तो इसके पीछे टैरिफ सबसे बड़ी वजह हो सकता है। अब बात ईरान और इजराइल की जंग की। जून महीने में 12 दिनों तक इन दोनों ही देशों के बीच जंग चली थी, जिसमें दोनों ही तरफ जबरदस्त नुकसान हुआ। खास तौर पर ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई शहर मलबे के ढेर में बदल दिए थे। इसलिए इजराइल की मदद के लिए अमेरिका को सामने आना पड़ा था। 12 दिनों तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई गायब रहे। मीडिया में इस बात की चर्चा होती रही कि खामनेई किसी सुरक्षित बंकर में चले गए हैं, जहां वो अपनी सुरक्षा के चलते किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है कि खामनेई जंग के समय कहां चले गए थे। इस बात का खुलासा खामनेई के सबसे करीबी और ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी ने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने कहा, ईरान में कुछ आंतरिक दिक्कतें जरूर हैं, इसके बावजूद जंग के दौरान सभी एकजुट रहे। हमारे नेता लगातार एक्टिव रहे, खुद ऑपरेटर रूम से चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार सेना को निर्देश दे रहे थे। इसी का असर था कि सेना इजराइल पर मिसाइलें दाग रही थी। जंग की तैयारी इजराइल 14 सालों से कर रहा था। शुरुआत में ही उसने हमारे कई बड़े कमांडरों की जान ले ली, मुझे भी धमकी मिली। इसके बावजूद इजराइल अपने मंसूबों में नाकाम रहा। वो जो चाहता था इरान ने उसे नहीं होने दिया। लारिजानी ने कहा कि खामनेई ऑपरेशन रूम में एक्टिव रहे, यानी जंग के समय इजराइल पर जो भी मिसाइल हमले हो रहे थे उसके निर्देश सेना को खामनेई की तरफ से दिए जा रहे हैं और जब जरूरत लगी तब वीडियो बनाकर दुनिया और राष्ट्र को भी खामनेई की तरफ से संबोधित किया जा रहा था। लोग उनके साथ एकजुट रहे। इजराइल की सरकार ईरान में तख्तापलट नहीं कर पाई। लारिजानी ने इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा कि जब तक इजराइल की सत्ता में बेन्यामिन नेतन्याहू रहेंगे तब तक मध्य पूर्व शांत नहीं रहेगा। अपने फायदे के लिए नेतन्याहू हर दिन किसी न किसी देश पर अटैक करते हैं। ईरान और लेबनान पर कुछ और आरोप लगाकर हमला कर दिया, लेकिन बताइए सीरिया में भी अटैक कर दिया, जिसका अमेरिका ने ही विरोध किया। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सियासी दलों की तरफ से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारत की नजर भी बांग्लादेश के चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार चुनाव के बाद नहीं रहेगी, कोई नई सरकार सत्ता में आएगी। भारत के साथ इन चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो अमेरिका है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना तो यहाँ तक दावा कर चुकी है कि 2024 में बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ था, जिसके चलते शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा था, उस आंदोलन के पीछे अमेरिका ही था। पहले भी अमेरिका पर बांग्लादेश के चुनावों में दखल देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार तो अमेरिकी सक्रियता और खुलकर दिखाई दे रही है। बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि ढाका में अमेरिकी चार्ज द अफेयर्स ट्रेसी एन जैकबसन, जो ट्रंप प्रशासन में भी अहम भूमिका निभा चुकी हैं, उन्होंने पिछले 1 महीने में ढाका और लंदन में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं, चुनाव आयोग और न्यायपालिका के अधिकारियों से लगातार मुलाकात की है। यह अमेरिकी दखल इस बात का साफ संकेत माना जा रहा है कि वॉशिंगटन बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है कि चुनावी बाजी अपने हिसाब से पलटी जा सके। और इसी का नतीजा है कि बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया की सक्रियता भी बढ़ गई है और वो अमेरिका के संपर्क में बताई जा रही है। अमेरिका की बांग्लादेश चुनाव में दखलंदाजी के पीछे सबसे बड़ा कारण सेंट मार्टिन द्वीप को माना जा रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका इसलिए भी अपना कब्जा करना चाहता है क्योंकि अगर वो इस द्वीप पर अपना सैन्य बेस बना लेता है तो चीन को चुनौती दे सकता है। अमेरिका सैन्य रूप से इस क्षेत्र में मजबूत हो जाता है तो उसको चीन पर दबाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिस तरह से अमेरिका बांग्लादेश चुनाव में दखलंदाजी कर रहा है, उससे ये साफ है कि जो भी नई सरकार बांग्लादेश में बनेगी वो अमेरिका के प्रभाव में ही काम करेगी। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसे विशाल अंतरिक्ष यान की जो अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने की तैयारी में है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसे विशाल अंतरिक्ष यान का खाका तैयार किया है जिसका नाम क्राइसलिस है। इस यान का मकसद है करीब 2400 लोगों को हमारे सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी तक पहुंचाना। ये यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं है, ये लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें करीब 400 साल लग सकते हैं। ये एक 1 वे ट्रिप होगी। इसका मतलब है कि जो लोग इस यान से यात्रा शुरू करेंगे वो उस ग्रह पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उनके पोते परपोतों की पीढ़ियां इस यात्रा को पूरा करेंगी। ये यान प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नाम के ग्रह पर लोगों को उतारेगा। ये ग्रह रहने लायक माना जाता है और ये धरती के आकार का ही है। इसकी खासियत की बात करें तो क्राइसलिस एक चलता फिरता शहर होगा जिसकी लंबाई 58 किलोमीटर होगी। इसमें यात्रियों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा, जैसे
जीवन की हर सुविधा, इस यान में घर, अस्पताल और स्कूल बनाए जाएंगे। फूड और खेती, इसमें खेती के लिए जगह होगी ताकि यात्री अपना खाना उगा सकें। इसमें जंगल और जानवरों के लिए भी जगह होगी। व्यवस्था और कंट्रोल, यान को चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरे सिस्टम पर नजर रखेगा और समाज में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। क्षमता, वैसे तो इस यान की क्षमता 2400 लोगों की है, लेकिन इसमें एक साथ 1500 लोग रह सकते हैं। इस अनोखी योजना को जमीन पर उतारने में अभी कई साल लगेंगे। इस यान के निर्माण में ही 20 से 25 साल लग सकते हैं। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंसान का ब्रह्मांड की खोज करने का सपना कितना बड़ा है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।